वेलकम स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है। सबसे पहली विशेषता संघवाद है। इसको बताने से पहले हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्ण होता है और कई उपबंध जैसे नागरिकता, निर्वाचन, ये उसी दिन से क्या है लागू हो जाते हैं और जो बाकी उपबंध होते हैं वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आते हैं और उसी दिन से हम अपने आप को गणतंत्र या रिपब्लिक के रूप में जानते हैं। अब हम आते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में पहली विशेषता है संघवाद। संघवाद का आशय उस प्रशासनिक व्यवस्था से लिया जाता है जिसमें कई स्तरों वाली सरकार मौजूद होती है। दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर आपको देखने में मिलेगा कि कई स्तर की सरकार होती हैं यदि उन्होंने क्या है संघीय शासन व्यवस्था वाली सिस्टम को अपनाया है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो अमेरिका जो है वो एक संघीय देश है, फेडरल कंट्री है। वहां पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। उसी तरीके से जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे एक जो क्या है आपको केंद्र सरकार के रूप में नजर आएगा, दूसरा जो क्या है प्रांतीय सरकार के रूप में नजर आएगा और तीसरा जो है आपको स्थानीय सरकार के रूप में नजर आएगा। तो एक से अधिक स्तरों वाली सरकार जहां पर पाई जाती है हम उन्हें संघवादी व्यवस्था या संघीय सिस्टम के नाम से जानते हैं। दुनिया में दो प्रकार के संघवादी विचारधाराएं हैं, एक फेडरल और दूसरी यूनियन। फेडरल का आशय है जिसका उदाहरण अमेरिका है। वहां पर क्या है बिखरे हुए देश अपनी स्वतंत्रता, विकास और रक्षा के लिए क्या है एक संघ बनाते हैं। इस प्रकार के संघ को हम फेडरल स्टेट के नाम से जानते हैं जिसे हम अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर इस यूएसए का आशय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यानी कई स्टेट हैं जो मिल जाते हैं अपने डिफेंस, अपने डेवलपमेंट, अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो संघ बनता है उसको हम फेडरल स्ट्रक्चर वाला संघ कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरी तरीके का है, यहाँ पर यूनियन शब्दावली है। यहाँ पर क्या है हम अपने संपूर्ण क्षेत्रफल को सुरक्षा, विकास और अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों को, भाषाओं को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को क्या है हम इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने पूरे क्षेत्रफल को क्या है विभिन्न प्रांतों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार का जो संघ दिखाई देता है हम उसे यूनियन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मेजर डिफरेंस जो है जो यूएसए का संघ है या फेडरल है, इनमें से क्या है इनकी प्रांतीय इकाइयां जब चाहेंगे तब क्या है स्वतंत्र हो जाएंगी, जबकि भारत में यानी यूनियन में इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको हर हाल में भारत के अंदर ही रहना होगा। एक उदाहरण देखने की कोशिश करिएगा। 1991 में क्या है यूएसएसआर सोवियत समाजवादी सोशलिस्टिक स्टेट जो होता है टूट जाता है और उसके कई स्टेट्स क्या हैं अलग हो जाते हैं, 13 स्टेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, अगली विशेषता है जो संसदीय शासन के नाम से जाना जाता है।
ये हमारे देश में क्या है, या हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हमारी संसद जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बनती है, हमारे प्रेसिडेंट, फिर हाउस ऑफ पीपल, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का आशय राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल का आशय लोकसभा और प्रेसिडेंट का आशय क्या है, राष्ट्रपति से। ये तीनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या है, संसद के नाम से जाना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का आशय होता है कि जो कार्यपालिका होती है यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो टोटली रूप से क्या है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका आशय यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक क्या है, उसके पास बहुमत है। बहुमत का आशय संसदीय शासन प्रणाली में आधे से अधिक सदस्यों का होना, यानी जब तक संसद में चुनी हुई सरकार का लोकसभा में बहुमत है तब तक वो सरकार अस्तित्व में है। ऐसा इसलिए है कि सरकार को कोई भी कार्य कराना है तो दोनों सदनों में क्या है, उसे साधारण बहुमत के माध्यम से ही कानूनों को, प्रस्तावों को पास कराना होता है। बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं है। यहाँ पर संसदीय शासन का एक और आशय यह है कि सरकार को आखिरी रूप से क्या है, संसद के प्रति ही जिम्मेदार होना होगा। यदि संसद में हार होती है तो उसे क्या है, इस्तीफा देना होगा। अन्य सेंस में जाने, हमारे देश में यदि केंद्रीय सरकार कोई भी पैसा, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करती है, पास करती है तो उसे संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। बिना संसद की स्वीकृति से क्या है, वो 1 रुपए भी भारत की संचित निधि से, भारत के कोष से क्या है, नहीं निकाल पाएगी। विनियोग विधेयक से ही क्या है, संचित निधि से धन निकलता है और वो विनियोग विधेयक संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तो संसदीय शासन का आशय सीधा सा है, सरकार को कोई भी कार्य करना है तो संसद से स्वीकृति लेकर के ही कार्य करना है और यदि संसद में उसका बहुमत है तभी वो अस्तित्व में है, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और एक नए चुनाव की ओर हमारा देश या हमारी सरकार जाएगी। तीसरी की हम जब बात करते हैं तो हमारे संविधान की विशेषता है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ये कॉन्सेप्ट जो है मॉन्टेस्क्यू के टेक्स्ट बुक जो है स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा से लिया गया है। यहाँ पर हम शक्तियों के विभाजन को 2 रूपों में देखने की कोशिश करेंगे। एक जो है वो क्षैतिज रूप से जाना जाता है जिसमें क्या है, आपकी विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी जो है न्यायपालिका। इन तीनों को क्या है, हमारे संविधान द्वारा अलग रखा गया है तथा इनको अलग अलग पावर्स दिया गया है और ये तीनों जो अंग हैं सरकार के, ये एक दूसरे को क्या है, नियंत्रित करते हैं, चेक और बैलेंस करते हैं। एक जब अपनी शक्ति का अतिक्रमण करता है तो दूसरा उसको नियंत्रित करता है और जब दूसरा क्या है, अपने को बढ़ाने का कार्य करता है तो उसको तीसरा नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये क्षैतिज विभाजन यानी विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका आपकी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये तीनों क्या है, संविधान के माध्यम से स्पष्ट रूप से सेपरेट नजर आते हैं। दूसरा जो इसका विभाजन आता है वो हमारा क्या है, लंबवत रूप में है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की सरकारें हैं, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों क्या है, संविधान से ही पावर लेती हैं। जहां आप देखेंगे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 90
97 सब्जेक्टों पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसे संघ सूची के नाम से जानते हैं। इसमें मुद्रा, इसमें डाक तार, फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा अन्य सब्जेक्ट्स आते हैं। वहीं जब हम और नीचे की ओर जाते हैं तो प्रोविंशियल सूची आती है, प्रांतीय सूची आती है, राज्य सूची आती है, जिसमें क्या है 52 सब्जेक्ट होते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडलों को होता है। इसके बाद जो तीसरी सूची आती है हम उसको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अंतर यहाँ पर यह है कि यदि किसी कानून के बनाने में अगर गतिरोध होता है, विरोधाभास होता है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य होगा। विरोध की वो अवस्था समाप्त होगी जहां तक राज्य सरकारें करती हैं। इसमें विषय अगर हम देखें तो एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है एक्सेट्रा। आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, तिब्बतियन स्कूल हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। वही प्राइमरी स्कूल हैं, आपके राज्य बोर्ड हैं शैक्षणिक संस्थान के रूप में। ये जो होते हैं ये प्रांतीय सरकार से गवर्न होते हैं। ऐसे ही जब हम वनों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि सामाजिक मानकी ये और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको वन क्षेत्र में मिलते हैं। मेरे कहने का आशय है कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है वो समवर्ती सूची में आते हैं। चौथा जो एक और सूची के रूप में दिखाई देता है जो अनुच्छेद 248 में है, जिसे हम अवशिष्ट सूची या रेड्यूसरी लिस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें वे विषय रखे जाते हैं जो नवीकृत होते हैं या खोजे जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर इसका एक एग्जाम्पल है। इस पे भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। नेक्स्ट हम अगले आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे देश में, हमारे संविधान में जो है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। हमारे देश में जब संविधान लागू होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में, इट मीन 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे देश के संविधान में 7 मौलिक अधिकार रहते हैं। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी यानी क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक सामान्य अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 में डाल दिया जाता है। अब उसकी हम ये चर्चा यहाँ नहीं करेंगे कि क्यों हटाया जाता है। वर्तमान समय में क्या है, 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को मिले हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हैं वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है, ये हमारे संविधान में उल्लिखित हैं, लिपिबद्ध हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारी सरकारों पर, हमारे प्रांत पर, हमारे राज्य पर क्या है, बाध्यकारी हैं। इट मीन्स ये है कि सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है, सरकार इनको करने के लिए बाध्य है। यदि वो इनको कम करती है, छीनती है, तो क्या हम सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के माध्यम से इनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं सरकार से। हम हाई कोर्ट के माध्यम से भी क्या है, इनको प्रवर्तित करा सकते हैं। सरकारें इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो आते हैं वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म या सेकुलर स्टेट। हम यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता नहीं है। 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इस सेकुलरिज्म को जोड़ा जाता है। यहाँ पर
धर्मनिरपेक्षता का आशय ये है कि सरकार की नज़र में या राज्य की नज़र में सारे धर्म क्या हैं, बराबर हैं। राज्य या सरकार किसी धर्म विशेष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगी। यदि कोई धार्मिक प्रश्न, धार्मिक समस्या हमारी सरकार के समक्ष उपस्थित होती है तो हम उसे सर्वसम्मति से हल करने का प्रयास करेंगे, या सर्वसम्मति नहीं बनती है तो हम क्या करेंगे, उसे न्यायिक प्रक्रिया में डाल देते हैं और न्यायिक निर्णय जो आते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार से क्या है, सारी धार्मिक समस्याओं को हम हल करते हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का दूसरा भी एक आशय है कि हमारा देश या हमारा संविधान राजनीति को धर्म से अलग तो करता है, लेकिन जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर युक्ति संगत रूप से, तर्क संगत रूप से, रीजनेबल रूप से क्या है, वो धर्म में इंटरफियर भी करती है। आपके टेक्स्ट बुक में देखिए लिखा भी है कि कोई संप्रदाय या धर्म अपने नवजात बच्चों को क्या है, मारता है या नष्ट करता है तो क्या सरकार या राज्य इंटरफियर नहीं करेगा? बच्चों बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, इंटरफियर करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जब भारत की सरजमी पर पैदा होता है तो वो भारत की प्रजा और भारत के नागरिक के रूप में होता है, और नागरिकों के दैहिक और जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 की रक्षा करना हमारी सरकार का क्या है, जिम्मेदारी है। इस प्रकार के प्रश्नों में सरकार और राज्य दोनों इंटरफियर करेंगे और उन्हें उचित पनिशमेंट देंगे। और यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का आशय सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, बस ये प्रतिबंध है कि किसी अन्य को क्या है, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए जो चंदा वगैरह या अनुदान एकत्रित किया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या है, भारतीय संविधान की 5 विशेषताओं को देखा। फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और सेकुलरिज्म। तो आज बस इतना, आगे के नेक्स्ट वीडियो के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।